जी, तो पहला सिस्टम जो हमने स्टार्ट करना है अपनी स्टेप 1 का, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस बुक के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जिसके अंदर पहले सेक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, कैसे आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। सेक्शन 2 के अंदर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के, इम्यूनोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के। उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली सिस्टेमिक स्टडी के ऊपर आएँ। सिस्टम्स पढ़ने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मैक्सिमम सिस्टम्स को कवर कर लेंगे, और जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग बेसिक के ऊपर आएंगे। पहले हम लोग सिस्टमिक स्टडी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला जो हमने सिस्टम स्टार्ट करना है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, इस बुक का जो पैटर्न है, पहले एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, बाद में पैथोलॉजी, और लास्ट पे थोड़ी सी फार्माकोलॉजी को देखेंगे। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप लोगों को पता है किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके हवाले से जितनी भी डिजीज़ हैं, क्या क्या नॉर्मली फंक्शन करता है हार्ट, क्या इसके काम होते हैं, क्या इसकी जो एनाटॉमी है और कैसे ये डेवलप होता है, तमाम की तमाम डिटेल को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बुक अपनी खोल लें साथ में, अगर आप लोग बुक से टैली कर रहे हैं, या आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, तो जैसे आपको बेहतर लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और नीचे कुछ कोटेशंस दी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स की, कुछ फिलोसोफर्स की यहाँ पे मशहूर कोट्स दी हुई हैं, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारे पास जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बेबी की बर्थ होती है तो कुछ हमारे पास डिफेक्ट होते हैं हार्ट के रिलेटेड, जो सामने आते हैं। उनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें किधर से स्टार्ट हो रही होती हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट हो रही होती हैं ऑफ कोर्स। तो हमें एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अब एम्ब्रियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी का कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी बेबी की फॉर्मेशन होती है तो उसका प्राइमरी स्टेप जो उनसा होता है, सबसे पहला स्टेप जो उनसा होता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, मेल स्पर्म और फीमेल एग जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, और हमारे पास एक न्यू सेल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट ने आगे मुख्तलिफ सेल्स बनाने होते हैं, वो सेल बनते 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 जब 3 हफ्ते का बेबी हो जाता है, उसको फीटस हमारे पास, सॉरी, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो जब 3 वीक का हो जाता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स बनेंगी बेबी के अंदर जब वो कितने वीक का हो जाएगा, 3 वीक्स का। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ओके, स्टार्ट किधर से हुआ था, स्पर्म और एग से 3 हमारे पास लेयर्स बन गई। इन लेयर्स को हम लोग तरतीब से नाम देते हैं एक्टोडर्म, जो कि सबसे ऊपर को होती है। उसके बाद आती है मीजोडर्म, जो सेंटर में होती है। उसके बाद आती है एंडोडर्म, जो कि सबसे निचले वाली होती है, ठीक है। अब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं 3 लेयर से निकलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है एम्ब्रियोलॉजी का। अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में मज़ीद देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि 3 लेयर्स बेबी के अंदर हैं। अब यहाँ से हमारे पास हर सिस्टम डिराइव होगा। जीआईटी भी यहाँ से ड्राइव होगा, इन 3 में से एक लेयर्स में से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम भी। तो हम लोगों ने देखना है जो हमारा कंसर्निंग सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो हमारे पास किस लेयर से ड्राइव हो रहा है, और उसके बाद वो कैसे कैसे ड्राइव होगा। ये तमाम की तमाम हम लोग डिटेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो पहला जो मेन कंसर्न होगा वो यही होगा कि कौन सी लेयर से ड्राइव हो रहा है, और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है
कि हार्ट हमारे पास मीजोड्रम से डिराइव होता है। ओके, जो मिडल लेयर होती है मोस्टली हार्ट हमारे पास उससे ड्राइव होगा, मीजोड्रम से। कोई आपसे सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ ले और जवाब दे दें। इसके अलावा हार्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से भी ड्राइव होते हैं, वो आगे जाके बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो चूंकि हमारा कंसर्न इस किताब को पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, तो मैं इस किताब के हवाले से ही चीज़ों को लेकर चलना चाहूँगा। जो यहाँ पे लिखा है उसी को एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्ट मोर्फोजेनेसिस, यानी कि हार्ट कैसे बनता है। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज और बीट स्पोंटेनियसली बाय वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। जी, ये फर्स्ट ऑर्गन है जो कि हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। ओके, और ये फंक्शनल होता है, पहला ऑर्गन। ओके, डिफरेंट ऑर्गन हम लोगों ने देखने हैं, जीआईटी, रिस्पायरेटरी, किडनीज, यूरोजेनिटल जिसको बोलते हैं, ये तमाम के तमाम सिस्टम्स बाद में फंक्शनल होते हैं, बाद में डेवलप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हार्ट जो है वो डेवलप होगा, और वो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली एकदम ही उसकी बीट स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जब एक एम्ब्रियो सिर्फ 4 हफ्तों का ही होता है, उसके अंदर हार्ट बीट हम लोग चेक कर सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ओके, तो पहला एमसीक्यूज हमने देख लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास कार्डियक लूपिंग होगी, एक मैकेनिज्म है कार्डियक लूपिंग का। कार्डियक लूपिंग के अंदर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो प्राइमरी हार्ट ट्यूब लूप टू एस्टेब्लिश लेफ्ट राइट पोलैरिटी बिगिंस इन वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। हार्ट ट्यूब क्या है जी? एक ट्यूब बन जाती है जैसे जैसे हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे उसके स्टेप्स होते हैं मुख्तलिफ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक ट्यूब डेवलप होगी। लेट्स सपोज ये एक ट्यूब डेवलप हुई। बेसिकली इससे थोड़ा पीछे जाएं तो 2 ट्यूब्स अलग अलग डेवलप होती हैं, वो बाद में मिल के एक ट्यूब बना देती हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ट्यूब बोलते हैं। ओके, तो हार्ट ट्यूब हमारे पास डेवलप होगी, हार्ट ट्यूब, ठीक है। कब? हमारे पास 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट है, और वो लूप करेगी। कैसे लूप करेगी कि हमारे पास राइट और लेफ्ट हार्ट हम लोग डिटरमिन कर सकें कि ये लेफ्ट हार्ट है और ये राइट हार्ट है। आपको पता है हार्ट की जब हम बेसिक एनाटॉमी को देखते हैं तो एक तरफ लेफ्ट साइड होती है हार्ट की जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, राइट साइड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ओके, तो ये जो पोलैरिटी है कि लेफ्ट और राइट की पोलैरिटी है, इसको मेंटेन करने में हमारे पास किसका रोल होता है? डायनेंस का रोल होता है। ओके, किसका रोल होता है? डायनेंस। ओके, तो डिफेक्ट इन लेफ्ट राइट डायनेंस इन्वॉल्व्ड इन लेफ्ट राइट एसिमेट्री कैन लीड टू डेक्स्ट्रोकार्डिया एज सीन इन कार्टेगनर्स सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम एक हमारे पास डिफेक्ट है, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट है, एक सिंड्रोम है कलेक्टिव। इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनमें से एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड जो होगी, लेफ्ट पोलैरिटी जो होगी, आपने देखा होगा हार्ट लेफ्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर क्या होगा कि वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ये हमें कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है ड्यू टू डायनेंस। डायनेंस हमारे पास कुछ छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं हार्ट को प्रॉपर शेप देने में। ओके, तो इनके अंदर हमारे पास अगर सही तरीके से काम ना करें तो डेक्स्ट्रोकार्डिया होने के चांसेस होते हैं, और ख़ास तौर पे कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास पहले क्या बनेगा? हार्ट ट्यूब बनेगी जो कि लूपिंग करेगी ताकि हमारे पास पोलैरिटी बने लेफ़्ट और राइट की, और ये स्टार्ट होता है वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, अब ये किसकी मदद से हो रहा होता है? दूसरा क्वेश्चन है जी, वो उसका जवाब है जी डायनेंस की मदद से। डायनेंस क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। इनको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे जब हम लोग बेसिक्स को देखेंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं जो कि मूवमेंट कर रही होती हैं। अगर इनके अंदर डिफेक्ट आएगा तो हार्ट की पोलैरिटी सही तरीके से नहीं डेवलप होगी, लेफ्ट और राइट सही तरीके से डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया होने के चांसेस हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या है कि पोलैरिटी सही तरीके से डेवलप नहीं हुई हार्ट की। जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट नहीं है, जो राइट है वो राइट नहीं है,
उल्ट हो गया हार्ट। ओके, ठीक हो गया। दूसरा है जी हमारे पास कार्टेगनर सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम ना सिर्फ हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ प्रेजेंट करेगा, बल्कि जहाँ जहाँ पे डाइनिन्स का काम होता है, जहाँ जहाँ पे सीलिया का काम होता है, वहाँ वहाँ पे कार्टेगनर सिंड्रोम इफेक्ट करेगा। और कहाँ पे सीलिया होते हैं? सीलिया हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पेशेंट हमारे पास रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, साइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ये तमाम के तमाम रिस्पायरेटरी सिस्टम के मसले मसाइल के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे सीलिया सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू कार्टेगनर सिंड्रोम। दूसरा हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि सीलिया वहाँ पे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म के अंदर, ठीक है, स्पर्म की मोर्टेलिटी के अंदर। तो जहाँ जहाँ पे सीलिया का रोल होगा वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कार्टेगनर सिंड्रोम के रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी अगर पेशेंट कार्टेगनर सिंड्रोम का है तो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स। सेप्टेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेप्टाज हैं। देखें, जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी सॉरी नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं हार्ट की, तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं? बेसिकली 4 चैम्बर हैं, ऊपर 2 एट्रिया है और नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट फिर हैं, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे हम लोगों ने डिफाइन किया होता है हार्ट को। ओके, सिंपल। अब जब एम्ब्रियोलॉजी हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया एक ट्यूब बनेगी, एक ट्यूब, सिंपल सी ट्यूब बनी है। अब उस ट्यूब के अंदर हमें नहीं पता कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है, वेंट्रिकल कौन सा है, एट्रिया कौन सा है। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँगा कि ये सिंपल सी एक ट्यूब है जो कि बनी है। अब मुझे नहीं पता कि एट्रिया कौन सा है, वेंट्रिकल कौन सा है, तो दरमियान में सेप्टा बनेंगे। सेप्टा मतलब कि पर्दे। ओके, तो पहला सेप्टा बनेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेप्टा बना। इस सेप्टा ने क्या किया? हमें बता दिया कि ऊपर वाली साइड पे क्या 2 स्टोरियाँ बन गई ना। ऊपर वाली साइड पे क्या होंगे? एट्रिया होंगे, और नीचे वाली साइड पे क्या होंगे? वेंट्रिकल होंगे। फिर राइट और लेफ्ट के लिए भी सेप्टा बनेंगे। एक सेप्टा यहाँ पे बनेगा जो एट्रिया के दरमियान होगा, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया को बताएगा। उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर भी बनेंगे जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिफाइन करेगा। तो इसको बोलते हैं सेप्टेशन। ओके, अब सेप्टेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब डिफेक्ट हमारे पास पेशेंट में हम लोग देखते हैं तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अनोमलीज जो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं वो इन्हीं सेप्टेशन के रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होते हैं कि सेप्टा सही तरीके से नहीं बना। जब सेप्टा सही तरीके से नहीं बनेगा तो राइट साइड वाला ब्लड लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा, लेफ्ट साइड वाला ब्लड राइट साइड पे आ रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दिल में सुराख होना। ये वो मुख्तलिफ हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं। तो बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि हार्ट के दरमियान जो पर्दे होते हैं वो सही तरीके से डेवलप ना हों। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये पर्दे डेवलप होते हैं नॉर्मली, तभी तो हम लोग आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है, क्या है क्या नहीं है। और ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम डिफरेंट स्टेप्स को देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, ये किस वजह से बन रहा है। ओके, तो तमाम की तमाम डिटेल को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेप्टा बनते कैसे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस बुक के अंदर बेसिकली इस तरह लिखा हुआ है कि पहले उसने ये डिटरमिन किया हुआ है, बता दिया है, लेट्स सपोज के एट्रिया हमारे पास डेवलप हो चुके हैं। इस बुक के मुताबिक उसने डायरेक्टली सेप्टेशन के ऊपर गया हुआ है कि एट्रिया और वेंट्रिकल डिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। वो कैसे डिफाइन हुए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसने उसके बाद डायरेक्टली जंप किया है किधर? एट्रिया की सेपरेशन के ऊपर, और उसके बाद उसने आगे से हमारे पास वेंट्रिकल की सेपरेशन के हवाले से बताया। ओके, और उसके बाद उसने आगे आउटफ्लो फॉर्मेशन और वाल्व डेवलपमेंट के हवाले से बताया। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एम्ब्रियो जब हमारे पास हर ट्यूब बनती है तो उसके अंदर बिल्कुल एक सादा ट्यूब होती है जिसके अंदर हमें ये भी नहीं पता होता कि एट्रिया ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है क्या नहीं है। ओके, उस चीज़ को समझाने के लिए वो आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पे देखें ये ट्यूब, ये बिल्कुल आप देखें एक सिंगल ट्यूब है। ओके, और हमें ये नहीं पता कि ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है क्या नहीं है। इसको हम आगे जाके देखेंगे। बेसिकली इसने शुरू में ये चीज़ें नहीं बताई, आगे जाके थोड़ा बताया हुआ है। तो डे 22 के ऊपर देखें ये ट्यूब बनी हुई है। इसके बाद ये मुड़ती और ये लूपिंग हो रही है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले किया। उसके बाद ये हार्ट बन गया, और यहाँ पे देखें पोलैरिटी इसकी लेफ्ट तरफ है,
ठीक है। और डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर क्या होगा, ये पोलैरिटी इस तरफ आई होगी, ओके। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, कार्ट-एग्नर सिंड्रोम के साथ। क्लियर। तो बेसिकली मकसद ये है बताने का कि डिफाइन एट्रिया और वेंट्रिकल को उसने ऑलरेडी किया हुआ है कि एट्रिया और वेंट्रिकल बन चुके हैं। अब उनके दरमियान सेप्टेशन के हवाले से उसने ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि हम लोग देखेंगे कि एट्रिया कैसे लेफ्ट और राइट एट्रिया में कन्वर्ट होगा, वेंट्रिकल कैसे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे ये सारा का सारा सीन होता है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एट्रिया के हवाले से कि एट्रिया कैसे डेवलप होंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे हमारे पास सेपरेट बने, उसके बाद ही हम आगे समझ पाएंगे चीज़ों को। और यही छोटी सी प्रॉब्लम है इस बुक की कि उसने चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है, जिससे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मिनट। एनीहाउ मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास वही ट्यूब है, लेट्स सपोज लंबी ट्यूब है, लेकिन मैं गोल आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। अब इसने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट किया, इसने स्टोरी यहाँ से स्टार्ट किया है कि ये जो चीज़ है ना, ये बनी हुई है, ऊपर एट्रिया बने और नीचे वेंट्रिकल। अब ये बता रहा है कि ये वाला सेप्टम कैसे बना जिससे राइट और लेफ्ट एट्रियम बने। फिर ये बताएगा नीचे वाला सेप्टम कैसे बना जिससे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बने, ओके। इसने ये नहीं बताया कि ये वाली जो चीज़ है ये कैसे डेवलप हुई। इसका जवाब है जी एंडोकार्डियल कुशंस। एंडोकार्डियल कुशंस एक टर्म आप याद रखें, एंडोकार्डियल कुशंस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंडोकार्डियल कुशंस, ओके। ये एंडोकार्डियल कुशंस जो हैं ये स्ट्रक्चर हैं उसी ट्यूब के अंदर पड़ा होता है, छोटा सा बल्ज होता है, ओके। इस बल्ज ने हमारे पास इसकी सेपरेशन करवानी है, ओके। एट्री और वेंट्रिकल की सेपरेशन करवानी है और इसी बल्ज का रोल होता है, ये सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर जो हमारे पास एक बल्ज होता है जो कि सेंट्रल लाइन होता है, जिसके आगे पीछे हमारे पास, जिसके ऊपर जाएं तो एट्रिया है, जिसके नीचे आए तो वेंट्रिकल है। अब ये जो एंडोकार्डियल कुशन है यही वो पिवट पॉइंट है जिसके ऊपर आगे सेप्टास ने अटैच होना है। यहाँ पे हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टेशन होगी। तो ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स कहाँ से निकल रहे हैं, एंडोकार्डियल कुशन से। अब सेप्टम जो बनते हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं कैसे ये सेप्टम डेवलप होते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ओके। हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 है जी, सेप्टम प्राइमम ग्रो टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन, नर्विंग ओस्टियम प्राइम। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि लेट्स सपोज इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग आए, वेट अ मिनट, इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग आए, स्टेप 1 की ये डायग्राम है। यहाँ पे देखें, ये वो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये वही डायग्राम है। दरमियान में ये एंडोकार्डियल कुशन इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एंडोकार्डियल कुशन है। इसके नीचे नीचे ये सारा का सारा वेंट्रिकल है जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है। इसके ऊपर क्या है, एट्रियम है। अब लेफ्ट और राइट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम बनेगा उसको हम देखने जा रहे हैं कैसे बनेगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पे इसने बताई हुई है। तो यहाँ पे देखें, इस जो एरिया है ये सारा का सारा एरिया है, इसने इसको नाम दे दिया है ओस्टियम प्राइमम। दो चीज़ आप याद रखनी है, सेप्टम का मतलब होता है पर्दा, ओस्टियम का मतलब होगा इस हवाले से सुराख, ओके, ओपनिंग, ओके। तो ओस्टियम हमारे पास एक ओपनिंग है, प्राइमम यानी कि पहली ओपनिंग, ओके। ओस्टियम प्राइमम वो जगह है जिससे हमारे पास लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है वो मिले हुए हैं। इसको बोल दिया उसने ओस्टियम प्राइमम। अब वो बोल रहा है पहले स्टेप के अंदर, अगर आप लोग देखें, वेट मैं नीचे लाता हूँ, ओके। तो पहले स्टेप के अंदर वो हमें बोल रहा है कि ओस्टियम प्राइमम वो नैरो होगा, जाहिर है किस वजह से, सेप्टम प्राइमम की वजह से। सेप्टम प्राइमम एक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने सेप्टम प्राइमम। ऊपर से नीचे की तरफ जब ये आएगा सेप्टम प्राइमम, तो ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है, ये बंद होता जाएगा ऑफ कोर्स। इसीलिए ये लिख रहा है कि सेप्टम प्राइमम ग्रो टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन। ये एंडोकार्डियल कुशन है जो सेंटर में मौजूद है, इसकी तरफ जब ये मूव करेगा तो नैरोइंग होगी किसकी, ओस्टियम प्राइमम की, ओके। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है बस यही। अगर आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज समझ आ गई तो आप इस किताब को आसानी से समझ पाएंगे, बिल्कुल ईजी सीन हो जाएगा, ओके।
तो पहला पॉइंट हमारे पास, दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट जी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको? ओके। तो सेप्टम प्राइमम ग्रो टुवर्ड द एंडोकार्डियल क्वेश्चन नैरोइंग ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम मैंने आपको बता दिया, एंडोकार्डियल क्वेश्चन भी बता दिया। सेप्टम प्राइमम वो पहला पर्दा है जो कि डेवलप होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये जो एरिया होगा ये हमारे पास क्या होगा, नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये नीचे को आएगा, एंडोकार्डियल क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्टेप 1 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अगला है जी, ओस्टियम सेकंडम फॉर्म इन सेप्टम प्राइमम ड्यू टू डेथ, सेल डेथ, कॉल्ड एज ओस्टियम प्राइमम रिग्रेसिस। अच्छा, एक प्रोसेस के बारे में इसने यहाँ पे जिक्र किया, एक प्रोसेस का। उस प्रोसेस को इसने बोला है ओस्टियम प्राइमम रिग्रेसिस। ये क्या होता है? देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ओस्टियम सेकंडम है उसकी बात हो रही है। सेप्टम प्राइमम के अंदर ये बनेगा। ओके, मैं आपको इसका इजी तरीका बताता हूँ याद करने का और देखने का। कि पहले अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्या बन रहा था, सेप्टम प्राइमम। ओस्टियम बनेगा, किसको बोलते हैं? सुराख को, रस्ते को। और सेप्टम किसको बोलते हैं? पर्दे को। प्राइमम पहला, सेकंडम दूसरा। प्राइमम पहला, सेकंडम दूसरा। ओके, तो पहले जो सुराख था उसका नाम क्या था? ओस्टियम प्राइमम। पहला पर्दा क्या था? सेप्टम प्राइमम। ओके, अब सेप्टम प्राइमम जो बन रहा है वो नीचे को आ रहा है एंडोकार्डियल क्वेश्चन की तरफ, नीचे आता जाएगा। वो ओस्टियम प्राइमम तो उसने फिल कर दिया। ओके, जब वो नीचे आ रहा था ओस्टियम प्राइमम तो उसने फिल कर दिया, पहला सुराख तो उसने फिल कर दिया। लेकिन होगा ये कि कुछ सेल सेप्टम प्राइमम के पर्दे में सुराख हो जाएगा। जब पर्दे में सुराख हो गया, प्राइमरी पर्दे में, यानी इसको हम प्राइमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक और पर्दा भी बनेगा। तो प्राइमम ओस्टियम के अंदर जो दूसरा सुराख होगा, पहला सुराख तो उसने बंद किया, जो दूसरा बना ड्यू टू डेथ ऑफ द सेल्स उसको हम बोलते हैं ओस्टियम सेकंडम, यानी कि दूसरा सुराख, ओस्टियम सेकंडम। क्लियर? ओस्टियम सेकंडम बन गया ड्यू टू द सेल डेथ, और हमारे पास क्या होगा? ओस्टियम जो सेप्टम प्राइमम है उसी में ही बनेगा ओस्टियम सेकंडम। ओके, क्लियर? तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। अब इसको भी फिल करना चाहिए, ऑफ कोर्स हम लोगों को तो चाहिए रास्ता बंद हो। तीसरा स्टेप आएगा, सेप्टम सेकंडम develop on the right side of septum primum as the ostium secundum maintain left to right to left shunt. ओके, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि ओस्टियम सेकंडम बन गया, दूसरा रास्ता बन गया। अब इसको फिल करने के लिए एक और पर्दा बनाया जाएगा जो कि किस तरफ होगा? राइट साइड, एमसीक्यू राइट साइड पे। ओके, यहाँ पे अब अगर आप लोग अगली इमेज के अंदर आए, वेट, यहाँ पे इस इमेज के अंदर है स्टेप 3 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम सेकंडम, सेप्टम यानी कि पर्दा, सेकंडम मतलब कि दूसरा, ये बनना स्टार्ट होएगा, ये भी नीचे को आएगा, ताकि ओस्टियम सेकंडम जो दूसरा ओस्टियम है, जो दूसरा सुराख है, उसको बंद किया जा सके। लेकिन ओस्टियम सेकंडम का मसला ये है कि ये पूरा का पूरा नीचे नहीं आ पाएगा। ओके, पूरा का पूरा नीचे नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ पाथवे रह जाएगा। राइट टू लेफ्ट शंट, शंट बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम एन ओपनिंग, मतलब कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उसके अलावा अगर कहीं से ब्लड मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं शंट, शंट। ओके, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ब्लड थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा, इसको बोलते हैं राइट, सॉरी राइट साइड से ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड पे जाता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंट। ओके, ये किस वजह से है? क्योंकि ये सेकंडम सेप्टम सेकंडम जो है ये फुली ग्रो नहीं करेगा, फुली बंद नहीं करेगा इसको। ओके, अभी हम अगले स्टेप के अंदर भी इस चीज़ को मज़ीद समझते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ों की। सेप्टम सेकंडम एक्सपैंड एंड कवर मोस्ट ऑफ द ओस्टियम सेकंडम, द रेजिडुअल फोरामेन इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवैली। वो कह रहा है कि सेप्टम सेकंडम कोशिश करेगा कि वो सारे के सारे ओस्टियम सेकंडम को बंद करे, दूसरे सुराख को बंद करे, लेकिन वो उसको बंद नहीं कर पाएगा, छोटा सा रास्ता रह जाएगा। उस रास्ते का नाम है फोरामेन ओवैली। ओके, या फोरामेन ओवैल बोल लें या फोरामेन ओवैली बोल लें, कुछ भी बोल लें। ओके, तो ये हमें वो बता रहा है।
इसको हम देखते हैं स्टेप 4 के अंदर। स्टेप 4 ये रहा स्टेप 4। तो यहाँ पे देखें ये सेप्टम स्कंडम है जो कि नीचे को आ रहा है, और यहाँ पे इसने ओस्टियम स्कंडम को कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से छोटा सा सुराख बना जिसको हम बोल रहे हैं फोरामेन ओवैल। ओके, जिससे अभी भी शंटिंग होती जाएगी क्योंकि बच्चे के अंदर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है इन द राइट एट्रियम। ओके, अब इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया, फोरामेन वैली बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जी, वेट, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म वन वे वाल्व ऑफ द फोरामेन ओवैल। तो ये वही बात है कि फोरामेन ओवैल क्या करेगा, एक तरफ का वन वे वाल बना देगा। मिसाल के तौर पे वन वे का क्या मतलब है कि ब्लड जो होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, वहाँ से इधर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अगर तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या ये यहाँ पे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसकी शेप देखें आप काइंडली, इसकी शेप के ऊपर गौर करें। ये लेट्स सपोज रबड़ है, रबड़ की तरह इसका आप इमेजिन करें कि यहाँ से लीकेज हो रहा है इस तरफ, और यहाँ पे लीकेज आसान, ठीक है। लेकिन यहाँ जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो मूवमेंट यहाँ पे करेगा तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का ये वन वाल्व है। वन वाल्व का मतलब एक तरफ ही ब्लड जाएगा, दूसरी तरफ से जब आएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो बच्चा जब आगे जाके हम देखेंगे, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो यहाँ वाले चैम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ से यहाँ की तरफ ब्लड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये वन वे वाल्व है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ प्रेशर, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये फोरामेन ओवैल क्लोज हो जाएगा, फोरामेन ओवैल क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर चलें वो बाद में बताता हूँ। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 6, सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट सेप्टम सेकंडम सीलिंग द फोरामेन ओवैल सून आफ्टर द बर्थ बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड डिक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर। वही बात है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, राइट एट्रियल प्रेशर कम हुआ, क्यों होता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन चेंज हो जाती है। अभी आगे टॉपिक आएगा फीटल सर्कुलेशन का, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। 7 point, septum secundum and septum primum fuse during infancy, early childhood and forming the atrial septum। और बाद में septum secundum और septum primum जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं जब बच्चा थोड़ा सा early childhood और infancy के अंदर तरफ जाता है, और एट्रियल सेप्टम जो है वो मिल जाते हैं, मुकम्मल तौर पे फ्यूज़ हो जाते हैं। ईजी पीजी, अंडरस्टैंड। आगे है जी पेटेंट फोरामेन ओवैल। क्या हो अगर ये सुराख बंद ना हो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं? अगर ये सुराख बंद ना हो तो इसको हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवैल। फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ सीन इन 25% ऑफ पॉपुलेशन। 25% आबादी के अंदर इसको देखा जा सकता है। मोस्ट आर सिम्टोमेटिक एंड रिमेन अनडिटेक्टेड। मोस्टली जो होते हैं वो मसला नहीं करते लोगों के अंदर, और पता भी नहीं होता उसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि 25% आबादी में ये चीज़ मौजूद है। कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई वेनस थ्रोम्बो एम्बोलाई एंटरिंग द सिस्टमिक आर्टेरिया सर्कुलेशन टू द लेफ्ट टू राइट शंट एज कैन अकर इन लेफ्ट एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट ASD। इस बात का क्या मतलब है? देखें, हमारे ब्लड ने जाना किधर से होता है? राइट एट्रियम में आया, यहाँ पे ब्लड आया, उसके बाद उसने जाना होता है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद उसने जाना होता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, ब्लड को साफ़ किया जाता है, अगर उसके अंदर कोई लोथड़े शोथड़े हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। ओके, अब क्या हो अगर लोथड़ा जो है वो, जिसको थ्रोम्बस बोल रहा है, एम्बोलाई बोल रहा है, वो डायरेक्टली सिस्टम की तरफ चला जाए, लेफ्ट सिस्टम की तरफ, तो डायरेक्टली बॉडी की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा, तो क्या कर सकता है? स्ट्रोक काज कर सकता है, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। जहाँ पे ब्लड की ओक्लूजन होगी ब्लड वेसल के अंदर, जहाँ पे वो ओक्लूड करेगा ब्लड वेसल को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ब्लड नहीं जा पाएगा, तो डेथ हो जाएगी। ये चीज़ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? मोस्टली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। अभी हम लोग पेटेंट फोरामेन ओवैली की बात कर रहे हैं कि कब ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पेटेंट फोरामेन ओवैली जब ये एम्बोलाई मूव कर रहा हो इधर से। ओके, ठीक है, मोस्टली ये अनडिटेक्टेबल होता है, पता नहीं होता लोगों को है भी या नहीं है। क्लियर? तो ये हमारे पास छोटा सा इसके वाले से एट्रियल सेप्टम हमने देख लिया है, कवर कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग वेंट्रिकल सेप्टेशन देखेंगे और बाकी ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।